हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था और हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेकर भी हमने काफ़ी सारे बातें डिस्कस की थी वहाँ पर भी। तो आपको याद तो होगा ही कि कौन से सीक्वेंस पे कैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाया करता है। तो ये सब बातें हम करेंगे। और याद करो, हमने कुछ चीज़ें समझ ली है, जैसे कि डीएनए को निकालना है ना, डीएनए को आइसोलेट करना एंड देन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बना लेना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, जिसको आप मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हो। आज हम क्या देखने वाले हैं, वो जो आपके टुकड़े बने थे, आप उनमें से आपका वाला जीन कौन सा था जो आपने चूज किया था कि मुझे ये वाला जीन चाहिए था मुझे डीएनए में से, तो ये आप कैसे चूज करोगे। मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि लॉन्ग सेगमेंट ऑफ डीएनए ज़्यादातर क्या होता था, नॉन कोडिंग, जिसमें कोई काम का नहीं हुआ करता था, है ना। लेकिन जो कहीं ना कहीं स्मॉलर फ्रेगमेंट हुआ करेगा, तो साइंटिस्ट को ये बात पता थी कि कोई छोटे फ्रेगमेंट में ही मेरा जीन होगा। तो ये एक टेक्निक यूज़ किया करते थे, जिसको आप अभी हम पढ़ेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। यहाँ पर जो भी आपने आपका डीएनए आपने लिया है ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, उसको आप क्या करोगे, इस टेक्निक से सेपरेट करने की कोशिश करोगे और निकाल के देखोगे कि ये मेरा जीन मुझे मिल गया है। फिर उसके बाद अभी हम देखेंगे कि कैसे उसको प्लास्मिड में, मतलब वेक्टर में कैसे इंसर्ट करके देखा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, और उसको कैसे हम होस्ट में डाल के ट्रांसफ़र करते हैं और देखते हैं कि किस में बदलाव आया है किस में नहीं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। पहले हम चीज़ देखते हैं कि कैसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप सेपरेट कर रहे हो और ये चेक करने की कोशिश कर रहे हो कि आपका वाला जीन कौन सा है, ये पता करना है। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इसको बोलते हैं। सबसे चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आ रही है, आप सेपरेट करोगे और आइसोलेट करोगे अपना डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। डिज़ायर्ड मतलब आपके मर्जी का, जो आप चाहते हो कि मेरा ये वाला जीन था, मुझे इसी फ्रेगमेंट का क्या चाहिए, मुझे इसको निकालना है और इसी को कहीं ना कहीं आगे प्रोसेस में लेकर जाना है। तो आपने आइसोलेट और सेपरेट करके देखा यहाँ पे इस टेक्निक में। यहाँ पर नॉर्मली देखो, डीएनए जो होता है नेगेटिव चार्ज का होता है, ये सभी को पता है, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस टेक्निक में हम यही केस करेंगे, एक तरफ लेंगे हम पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ लेंगे नेगेटिव चार्ज का डीएनए, और यहाँ पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा देंगे। तो जब करंट दौड़ेगा तो यहाँ से फोर्स एक ना एक जाएगी, और यही फोर्स क्या करेगा, ये जो डीएनए वेल्स हैं, यहाँ पर आपने डीएनए को भर रखा है, तो जैसे ही यहाँ से फोर्सफुली जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो जो भी डीएनए के टुकड़े इसमें बने होंगे, सब बड़े से छोटे साइज में ऐसे दूर दूर सेपरेट होंगे। जो हल्का होगा वो दूर तक मूव करता जाएगा। तो इस तरीके से आप सेपरेट करके देख सकते हो कि सबसे छोटा सेगमेंट यहाँ कहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे सबसे आम बात ये आती है कि आपको आंखों से ये दिखाई नहीं देगा। तो आप करोगे क्या, आंखों से दिखाई नहीं देगा, आप क्या करोगे, इस जेल पे आप डालोगे क्या, इथिडियम ब्रोमाइड डालोगे, और उस इथिडियम ब्रोमाइड को डालने के बाद आप यूवी रेडिएशन डालोगे और ये पता करोगे कि आपका डीएनए कहाँ पर है। जैसे ही आप यूवी रेडिएशन डालोगे उस इथिडियम ब्रोमाइड पर, तो आपको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखा करेंगे। तो आप जान पाओगे कि ये रहा मेरा डीएनए सेगमेंट, इसको फिर आप निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो जेल यूज़ किया गया है, इसको बोलते हैं एगारोस जेल बोलते हैं। और ये जेल आप जब प्लांट किंगडम पढ़ते हो तो सी वीड्स पढ़ते हो, है ना, समुद्री खरपतवार। तो ये कहाँ से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी वीड्स। ये एगारोस जेल सी वीड्स से निकाला जाता है। और इस जेल की बड़ी खास बात है, इसमें ऐसे सीविंग इफेक्ट होते हैं, जालीदार ऐसे स्ट्रक्चर होता है, जब बहुत बारीकी से इसे ऑब्जर्व करो तो इसी स्ट्रक्चर के चलते होता क्या है, जो बड़े फ्रेगमेंट है वो कहीं ना कहीं बाहर ही अटक जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट है वो इन गैप में से निकल कर आगे चले जाते हैं। तो इसको सीविंग इफेक्ट भी बोला करते हैं। ठीक है, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेगमेंट ओनली विद जेल पीस, इसको इल्यूशन बोलते हैं। स्पूलिंग नाम याद आ रहा है, कुछ पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जहाँ पर आप डीएनए निकालने के लिए सबसे पहले किसी भी बैक्टीरियल सेल या किसी प्लांट सेल की ऊपर की सेल वॉल सब कुछ तोड़ते हो, देन चम्मच से निकाल लेते हो क्या, डीएनए, जिसको आप स्पूलिंग बोलते थे, वो कांच का चम्मच है ना। अब उसे तो स्पूलिंग बोलते थे जब अब आप पूरा का पूरा डीएनए निकाल रहे थे। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कोई फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए निकाल रहे हो, लेकिन along with the जेल पीस निकाल रहे हो, तो आप उसको क्या बोलते हो,
इल्यूशन नाम का टर्म वहाँ पर यूज़ किया करते हो। ठीक है, तो ये आप एक बार नोट डाउन कर लो। इसके आगे फिर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। वेक्टर को लेके मुझे बात करनी है, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने छोटे फ्रेगमेंट के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट तो ढूंढ लिया कि मुझे यही जीन था जो मुझे कोई ना कोई प्रोटीन बना रहा था और वो मुझे चाहिए था। आपने जीन तो अपना निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया। अब आपको इस जीन को किसी वेक्टर में लगाकर आगे कहीं होस्ट में भेजना है। वेक्टर क्या होता है? वही प्लास्मिड जो बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, याद आ रहा है कुछ? वही प्लास्मिड क्या है, उसमें जब आप इसको फिट करके बैठाओगे तो यही लेकर जाएगा कहीं ना कहीं ई कोलाई बैक्टीरिया या किसी होस्ट में लेकर पहुंचाएगा और प्रोटीन बनाया करेगा। तो वेक्टर को चूज करने के लिए, वेक्टर आप कैसा पसंद करोगे, उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ हैं, कुछ फीचर्स हैं, उसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर के केस में। ये एक बार आप नोट डाउन कर लो। चलिए वेक्टर की थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। मैं एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्लोनिंग वेक्टर, मतलब कि हमारा जो जीन था, जो हमने सेलेक्ट किया था, जो आपने डीएनए फ्रेगमेंट लिया था, अब आपको क्या करना है, उसको किसी वेक्टर में लगा के और उसे पहुंचा देना है होस्ट के पास, ताकि आपका होस्ट उसका मल्टीप्लिकेशन करे और उस जीन का क्या बना दे, प्रोटीन या आपका प्रोडक्ट बना दे। अब ये क्लोनिंग वेक्टर आखिर है क्या? क्लोनिंग का क्या मतलब है? सेम तरह की कॉपी बनाना, है ना। वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जो सेम तरीके की कॉपी बनवाता चला जाएगा, है ना। वो कौन हो सकता है? हम प्लास्मिड की ही बात कर रहे हैं, वही एक तरीके का क्या है, वेक्टर है। अगर वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में कुछ मदद कर रहा है, मतलब एक सहायक की तरह है ना। अगर वो एक व्हीकल की तरह काम कर रहा है कि वो आपके जीन को डिलीवर कर रहा है, तो आप उसको वेक्टर बोला करते हो। बट अगर वो बैक्टीरिया के अंदर है तो आप उसको क्या बोल रहे हो? प्लास्मिड बोल रहे हो। अब आप क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप पढ़ चुके हो और मैंने ये भी बताया था कि सेम तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप वेक्टर को भी कट लगाओगे और अपने डीएनए को भी कट लगाओगे। मतलब कि जहाँ से आपने कोई जीन लिया होगा, है ना, कि मुझे यहाँ से ये जीन चाहिए, इससे मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने ढूंढ ढांड के सेपरेशन किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, सब कुछ किया। इन सब काम करने के लिए आपने जो कैंची यूज़ की थी, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ किया था, उन सारे डीएनए के टुकड़े बनाने के लिए वही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा वेक्टर के ऊपर, ताकि वो एग्जैक्ट वैसा ही कट कहाँ पर बनाए, आपके वेक्टर पर, ताकि आपका जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है वो आसानी से इसके पास चिपक जाए आपके डीएनए लाइगेज की मदद से। अब देखो वेक्टर क्या है। वेक्टर इज अ व्हीकल विच इज यूज्ड टू डिलीवर फॉरेन जीन। ये तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, इसके कुछ फीचर्स होने चाहिए, मतलब इसकी कुछ खास बात होनी चाहिए, तभी आप वेक्टर को सिलेक्ट करोगे कि हाँ मेरा प्रोडक्ट अच्छे से बन पाए। सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपको देखना है कि भाई जो आप सिलेक्ट कर रहे हो एटलीस्ट वो रेप्लिकेट तो कर सके, है ना, वो अपनी कॉपी बना सके। और कॉपी बनाने का सिंपल ये मतलब नहीं कि एक आध कॉपी बनाए, मैं ये चाहता हूँ कि वो खुद में ही मल्टीपल कॉपीज बना सके, है ना, ताकि मुझे ढेर सारा प्रोडक्ट मिले। कि बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड करे तो बैक्टीरिया के अंदर भी वो वेक्टर अपने आप मल्टीप्लाई भी करता रहे। तो अगर वहाँ पर उसके बैक्टीरिया के अंदर जो प्लास्मिड है, जो वेक्टर है, अगर वो खुद भी डिवाइड कर रहा है और बैक्टीरिया भी डिवाइड कर रहा है, तो आपको बहुत सारा जीन क्या मिल सकता है, प्रोडक्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, उसका हाई कॉपी नंबर होना चाहिए। और हाई कॉपी नंबर आपको दो मिलेंगे, एक है आपको बैक्टीरिया का प्लास्मिड मिलेगा, दूसरा एक बैक्टीरियोफेज वायरस, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका भी हाई कॉपी नंबर होता है। हालांकि हम पढ़ते किस पर है, मेनली अभी प्लास्मिड की बात कर रहे हैं, क्लियर है। कंट्रोल कॉपी नंबर ऑल्सो, है ना। दो काम इसके होते हैं, किसके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के। पहला काम होता है कि ये रेप्लिकेशन को शुरुआत कराता है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है कि ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है, कि कितनी कॉपीज बनाऊंगा मैं, ये भी किस पर डिपेंड करता है, ये आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर ही डिपेंड करता है। तो आप वही वाला चूज करोगे जिसमें हाई कॉपी नंबर हो और रेप्लिकेशन शुरुआत करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रेस्ट्रिक्शन या क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है,
इसका ये मतलब है कि आपने जो कैंची यूज़ करी थी अपने डीएनए के टुकड़े करने के लिए, है ना, तो वो कैंची क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। तो रेस्ट्रिक्शन करने के लिए मतलब कैंची चलाने के लिए उसके पास साइट भी तो होनी चाहिए। पता चला आपने इको R1 यूज़ करके वहाँ काटा था और आपने कोई ऐसा वेक्टर चूज़ कर लिया जहाँ पर इको R1 नाम की कैंची चली नहीं सकती क्योंकि उसको अपना सीक्वेंस ही नहीं मिल रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन साइट होना बहुत ज़रूरी है पर्टिकुलर टाइप के लिए, जो भी आप अपना एंडोन्यूक्लियस यूज़ किया उस तरह के वेक्टर को आपको ढूंढना है। मतलब कि उसमें एक साइट प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया कि इको R1 से मैंने कट किया था, है ना, मैंने अपने डीएनए को कट करके निकाला था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से निकाला, सेपरेट किया, वहाँ मैंने कौन सी कैंची यूज़ करी, इको R1 वाली। तो वही कैंची अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ तो यहाँ पर भी वो कट लगाना चाहिए, और अगर इसका सीक्वेंस ही इसको नहीं मिला तो वेक्टर तो मेरे काम का ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कैंची चलनी थी इस वेक्टर के टुकड़े जो करने थे, आप खुद सोचो ये वेक्टर क्या है, गोल मटोल है ना, और अगर मैंने इसका ये सेगमेंट नहीं हटाया तो मैं मेरे मर्जी का जीन यहाँ पे कैसे इंसर्ट कर पाऊँगा, ठीक है। तो मुझे ये देखना है कि जो मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिया है, ठीक है, वो सीक्वेंस उसको मिलना चाहिए। अब ये बात अलग है, इसको इससे नहीं मतलब है कि वो जीन कौन सा है, ठीक है। हो सकता है आपके पास जो आपने जीन देखा वो किसी पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनाता था और उसके पास सीक्वेंस GAATTC का था, है ना, जो कि इको R1 देखते ही काट देता था। अब ये वाला सीक्वेंस हो सकता है किसी दूसरी जगह पर किसी वेक्टर में जो जीन है वो कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या कोई और चीज़ का है, ठीक है, लेकिन उसका सीक्वेंस वही वाला है जो इको R1 का है। तो इको R1 पहचान के इस चीज़ को काट के निकाल देगा, और अगर इस चीज़ को काट के निकाला तो यहाँ पे गैप बन गया। तो आपका जो छोटा टुकड़ा था इसको आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो क्योंकि सेम तरह की कैंची यूज़ की हो। यही कहानी मैंने क्या किया, एग्जाम्पल लिया। मैं बोल रहा हूँ कि एक ही प्रेजेंट होना चाहिए किसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए, एक साइड ही होनी चाहिए ताकि वो कट करके जगह हटा दी, वो जगह बन जाए और आप अपने मर्जी का, आपने मान लो रेड वाला आपके मर्जी का है तो ये वाला आप उठा के इस पर फिट कर दो और आपका डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बट एक और बात कही जाती है कि आप खुद सोचो, अगर एक से ज़्यादा क्लोनिंग साइट हो गई, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा क्लोनिंग साइट या जगह अगर एक से ज़्यादा है, GAATTC का सीक्वेंस अगर उसी वेक्टर पे काफ़ी जगह है तो क्या होगा, कैंची कई बार चल जाएगी और इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे। तो बोला जाता है अगर एक से ज़्यादा क्लोनिंग साइट है तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, जिसके वजह से आपका जो जीन है इन टुकड़ों के साथ जुड़ पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप खुद सोचिए, ये पूरा वेक्टर था, एक टुकड़ा मैंने इसका किया, आधा हुआ, अब दूसरा टुकड़ा मान लो मैंने पीछे से कर दिया, नीचे से कर दिया, चारों तरफ से टुकड़े कर दिए, तो सारे टुकड़े छोटे छोटे ऐसे ऐसे हो जाएंगे, तो आपका डीएनए जुड़ेगा कहाँ, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कोई एक ही साइट होनी चाहिए ताकि यहाँ पर लाइगेशन काफ़ी आसान हो सके, ठीक है। दूसरी बात इसके समझ आई, दूसरा फीचर समझ आया। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है सिलेक्टेबल मार्कर। इसको क्या बोलते हैं, ये एक तरह का जीन है, ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। ये वो जीन हुआ करता है जो आपको पहचानने में मदद करेगा कि आपका वाला जो होस्ट था जिसमें आपने डीएनए को भेजा है वो आप पता कैसे करोगे। सिलेक्ट करने के लिए कोई मार्किंग साइन होनी चाहिए। अब साइन का मतलब ये नहीं है कि आप बैक्टीरिया के ऊपर हाइलाइटर चला दोगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर की तरह कौन काम करता है, यहाँ पर काम ये किया जाएगा, हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ जिंदा है कहाँ मर गया। इसको हम कह रहे हैं कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक तरह का चिन्ह है ना, साइन है। तो ये साइन आप क्रिएट कैसे करोगे, आप क्रिएट ऐसे करोगे कि आप एंटीबायोटिक लोगे। एंटीबायोटिक मतलब कोई दवा लोगे जो बैक्टीरिया को मारा करती है। तो नॉर्मल केस में हम देखें तो जो बैक्टीरिया होते हैं ई कोलाई, अगर उनको किसी भी एंटीबायोटिक में डाल दें तो उनके नेचुरल इंक्लिनेशन के हिसाब से जो उनको प्रकृति से उनका डीएनए मिला है ना, आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, अगर उनका नेचर वाइज जो डीएनए, नॉर्मल वाला जो डीएनए, अगर उस हिसाब से अगर हम उस बैक्टीरिया को डाल दें किसी भी सॉल्यूशन में जहाँ पर दवाई है, एंटीबायोटिक है, वो तुरंत मारा जाएगा, वो बचेगा नहीं। लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ की,
उसके वेक्टर में, उसके प्लास्मिड में आपने एंटीबायोटिक के खिलाफ एक जीन लगा दी, जो जीन उसको उस एंटीबायोटिक के खिलाफ लड़ने की क्षमता देती है। तो अगर वो जीन आपने बैक्टीरिया में डाल के उसको एंटीबायोटिक में डाल दिया तो वो जिंदा रहेगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जिसमें जीन गया होगा वो बैक्टीरिया मुझे सॉल्यूशन में ज़िंदा मिलेगा, और जो बैक्टीरिया में डीएनए मेरा नहीं पहुंचा है वो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो मेरे लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एक तरीके का क्या हो गया है, मेरे लिए सिलेक्टेबल मार्कर हो गया है। ये क्लियर है? अब देखो 3 तरीके के केस हो सकते हैं कि क्या क्या कहानी हो सकती है जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने डीएनए को। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है? जब आप किसी वेक्टर में अपने मर्जी का जीन इंसर्ट कर देते हो तो जो कंप्लीट डीएनए बना है ना, जिसमें आपका भी मर्जी का जीन है, जिसको फॉरेन डीएनए बोल रहे हो या डिजायर्ड डीएनए, और वेक्टर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो डीएनए बना या प्लास्मिड बना उसको आप क्या बोल रहे हो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब सोचो आपके मर्जी का डीएनए आपने इस वेक्टर में लगाया है ना, ये तो हम जान गए ना सिलेक्टेबल मार्कर क्या है। हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेंट। इसका क्या मतलब है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसके अंदर बदलाव आया है। अरे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है बदलाव आना, है ना। ट्रांसफॉर्मेंट क्लियर है? ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है बदलाव आना, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब बदलाव का ना आना। तो इस वजह से हम पहचान सकते हैं और एलिमिनेट मतलब निकाल के हटा सकते हैं उन बैक्टीरिया को जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है। और अगर हमारे पास बेकार बैक्टीरिया भी आ गए जिनके अंदर हमारा डीएनए नहीं गया है तो हम उनका प्रोडक्शन करके क्या करेंगे, है ना। तो उतना हमारा वेस्ट हो टाइम, तो इससे बेटर है हम सिर्फ उन्हीं को चूज़ करें जिनसे हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो हम यही करते हैं, सो दैट वी कैन सिलेक्ट एंड ग्रो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट, कि हम सिलेक्ट कर पाएँ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट को ही क्या करें, ग्रो करें। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब जिसमें कोई बदलाव आया है। अब ट्रांसफॉर्मेंट कह रहा हूँ मैं रिकॉम्बिनेंट वाला, ये कहानी क्या है ये अभी और क्लियर होगी अच्छे से, बट मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ कि रिकॉम्बिनेंट वाला ही आप सिलेक्ट क्यों कर रहे हो। देखो केस समझना थोड़ा सा कि ट्रांसफॉर्मेंट मतलब क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो सिंपल सा केस अगर मैं बोलूँ, इन्हीं 3 केस से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, दोनों में कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो एक केस होता है, ये तो इनका जीनोमिक डीएनए ई कोलाई है, बैक्टीरिया, इसको मैंने होस्ट लिया जिसके अंदर मुझे बदलाव देखना है। इसका मेन डीएनए, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम क्या करते थे, प्लास्मिड लिया करते थे एज अ वेक्टर। अब देखो मैंने लिया, यहाँ पर अपना जीन इंसर्ट करा दिया, अब मैंने इसको कहाँ भेजा, बैक्टीरिया में, और मैंने देखा बैक्टीरिया में बदलाव आया और वो उसके अंदर रेजिस्टेंस क्षमता भी आई कि वो अच्छा खासा किसी एंटीबायोटिक वाले में जिंदा सरवाइव कर पा रहा था। ठीक है, ये मैंने देख लिया। दूसरा केस एक है कि आपका वेक्टर डीएनए जो है इसके ऊपर आपकी कैंची ना चले, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम ही ना करे, है ना। आपने जो वेक्टर सिलेक्ट किया उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम ही नहीं किया, और आप खुद सोचो अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम नहीं किया उसके ऊपर तो उसके ऊपर कोई साइट नहीं क्रिएट होगी, और अगर कोई जगह खाली नहीं बची तो आपका जो जीन था खाली घूम रहा था सॉल्यूशन में, वो चिपकने के लिए जगह ढूंढेगा, उसको जगह ही नहीं मिलेगी। तो आपका वेक्टर जो था ये वैसे का वैसा ही रह गया और वो चला जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। तो आप कह रहे हो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम नहीं किया लेकिन वेक्टर चला गया है, वेक्टर की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर एंटर ही ना करे, वेक्टर एंटर ही ना करे, है ना। और अगर वेक्टर का एंटर ना होना, वेक्टर क्या है, एक तरह का कोई प्लास्मिड है, कोई डीएनए है ना। अब उसमें ये बात ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो सेगमेंट ऑफ डीएनए सिलेक्ट किया था वो मेरा इसमें सिलेक्ट हो ही गया है ना। वेक्टर है, मैंने कोई वेक्टर लिया, कोई भी सेगमेंट ऑफ डीएनए जो था कंप्लीट वेक्टर, उसका क्या है अपना कोई काम करने का तरीका है, उसके ऊपर मल्टीपल साइट्स होंगी। जैसे देखो ये था वेक्टर, इसके ऊपर ये साइट है और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैं क्या चाहता था कि ये ब्लू वाला हटा के मैं रेड वाला लगा दूं। रेड वाला मतलब मेरी मर्जी का डीएनए, ठीक है, क्योंकि मुझे वही बदलाव देखना था।
लेकिन आप सोचो अगर यहाँ कैंची ना चली और रेड वाला यहाँ पे मैं इंसर्ट नहीं कर पाया अपना जीन, और इसमें ये वाला ही जीन जाकर उसमें एक्सप्रेस हो, ठीक है, जस्ट एक केस ले रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरी मर्जी का तो डीएनए मुझे मिला नहीं, है ना। तो यहाँ पर इन्हीं दो शब्द का खेल आता है, एक होता है रिकॉम्बिनेंट, एक होता है ट्रांसफॉर्मेंट। इसका क्या मतलब होता है? रिकॉम्बिनेंट शब्द यूज तब किया जाता है जब आपकी मर्जी का डीएनए वेक्टर में इंसर्ट होकर बैक्टीरिया में पहुंच चुका हो, उसको बोलते हो कि बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, मतलब कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर कर चुका है। ट्रांसफॉर्मेंट कब बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट का सिंपल सा मतलब है कि आपने जो वेक्टर चूज किया था उसकी एंट्री हो चुकी है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, और वो वेक्टर अपना असर दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी मर्जी का हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि ट्रांसफॉर्मेंट को और रिकॉम्बिनेंट को आप कैसे जज करोगे। आप बोलोगे कि अगर आपकी मर्जी का डीएनए एंटर कर गया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने बराबर काम किया है, तो आप बोलोगे ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, कि एंट्री तो हुई है वेक्टर की, साथ ही साथ वो रिकॉम्बिनेंट भी है, मतलब मेरी मर्जी का डीएनए आया है। दूसरा केस वेक्टर डीएनए है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काम नहीं किया, मतलब कि आपकी मर्जी का डीएनए यहाँ पर गया ही नहीं, लेकिन इसकी एंट्री ज़रूर हो गई है, तो ये वेक्टर अपना असर तो दिखाएगा लेकिन आपका जो जीन था उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि ट्रांसफॉर्मेंट तो है, मतलब एंट्री तो हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव तो दिख रहा है, लेकिन मेरी मर्जी का बदलाव नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आरडीएनए की एंट्री नहीं हुई है, तो इसको आप नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलोगे। और अगर वेक्टर की एंट्री ही ना हो तो आप उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलोगे। क्या ये तीनों केस क्लियर है? देखो, इन तीन शब्दों का खेल आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर की कि ध्यान में रहे। रिकॉम्बिनेंट कब बोलोगे? जब आपकी मर्जी का डीएनए बैक्टीरिया में एंटर कर चुका हो वेक्टर के साथ, तो आप उसको बोलोगे कि वेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रही है, साथ ही साथ वो रिकॉम्बिनेंट भी है क्योंकि मेरा वाला डीएनए जो मैंने चूज़ किया था वो भी पहुंचा है। एक केस हो सकता है कि अगर आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैंची चली ही नहीं, कैंची नहीं चली तो जो वेक्टर आपने चूज़ किया था वो डायरेक्टली चला गया बैक्टीरिया में, तो इसको आप बोलोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, मतलब बदलाव तो आया है बैक्टीरिया में, लेकिन जो बदलाव मैं देखना चाह रहा था वो बदलाव मुझे नहीं मिला है, तो आप बोलोगे नॉन रिकॉम्बिनेंट है बट ट्रांसफॉर्मेंट है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि वेक्टर की एंट्री तो हुई है, अरे वेक्टर की एंट्री ही नहीं हुई है, और अगर वेक्टर एंटर ही नहीं करेगा तो उसमें बदलाव नाम की चीज़ तो है ही नहीं, क्योंकि नेचुरली बैक्टीरिया में किसी भी प्रकार की लड़ने की क्षमता है ही नहीं, तो वो नॉर्मल केस में मारा जाएगा। तो आप बोलोगे कि वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। अब देखो, इस सिलेक्टेबल मार्कर के बेस पे ही मैं थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे रिलेट करूँगा, कुछ केसेस लेकर देखेंगे किस किस केस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आपको ये चीज़ें और क्लियरली अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो एक बात, एंड मैं बता देता हूँ। चलिए, ये चारों केसेस एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बात की जा रही। देखो, सिलेक्टेबल मार्कर हमारे केस में जो एनसीईआरटी बोली जा रही है, एनसीईआरटी ने जो चीज़ कही है, मतलब किसके बेस पे, ई कोलाई एज अ होस्ट अगर आप ले रहे हो कि ई कोलाई बैक्टीरिया में आप अपना डिज़ायर्ड जीन डालना चाहते हो वेक्टर की मदद से और देखना चाहते हो उसमें बदलाव क्या आ रहा है, तो आपको दो तरीके के सिलेक्टेबल मार्कर्स की यहाँ पर बात की है। एक है लैक जेड जीन वाला। ये क्या होता है? लैक जेड जीन याद आ रहा है कुछ? जब आप लैक ओपेरॉन पढ़ते हो वहाँ पर देखते हो लैक जेड जीन जो होता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाया करता था, अगर ये अपना काम कर रहा है तो। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता था, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता था ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। इसकी अभी हम चर्चा करेंगे, बट अभी हम क्या देख रहे थे, हम बात कर रहे थे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के हिसाब से आप पता कर रहे हो कि कौन सा हमें सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। देखो, ये सब दवाई के नाम है, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरेमफेनिकोल, कैनामाइसिन। इन सारी दवाइयों के खिलाफ जिसके अंदर लड़ने की क्षमता है, वो लड़ने की क्षमता वाला जो जीन है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, एंटीबायोटिक के खिलाफ लड़ने की क्षमता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है।
रेजिस्टेंस मतलब कि उसके खिलाफ ये प्रतिरोधक क्षमता रखता है, तो ये वहाँ पर जीवित मिलेगा आपको अगर ये जीन उसके अंदर प्रेजेंट है तो आप इनमें से कोई भी जीन इस्तेमाल कर सकते हो। देखते हैं एक एक करके। हम लेते हैं कोई भी 2 एग्जाम्पल, जैसे कि 4 केसेस है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पहला केस, यहाँ पर मैंने 2 जीन लिया। एक जीन लिया है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, दूसरा मैंने लिया एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। और ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है उसको मैं मान रहा हूँ कि इको R1 नाम की कैंची जो है वो इस जीन का जो पूरा का पूरा कोड जो भी इसका सीक्वेंस है उसको रीड करके किनारे किनारे कट लगाती है ना। तो मतलब कि अगर मैं इस तरीके का वेक्टर यूज़ करूं जहां पर टेट्रासाइक्लिन जीन हो, एम्पिसिलिन जीन हो, तो यहाँ पे मैं 2 तरीके की कैंची यूज़ करूंगा। अगर मुझे इस साइड का हिस्सा काटना है तो मैं इको R1 की कैंची चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो टेट्रासाइक्लिन जीन का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के किनारे किनारे कौन कट लगाया करेगा, इको R1, तो मैं ऐसा जान चुका हूँ। दूसरी जगह एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, जिसको काटने वाली दूसरी कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाली कैंची है जिसको आप PST1 बोल रहे हो। ये क्लियर है? अब देखो, मैंने वेक्टर लिया, मैंने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा डाला, इको R1 वाला। तो कैंची कहाँ पर चलेगी, इस साइड पर चलेगी और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और जैसे ही ये हिस्सा खाली होगा मैं क्या करूँगा, फॉरेन DNA जो मैंने DNA लिया था उसको भी मैंने टेस्ट ट्यूब में डाल के मिला दिया। तो अब मेरा DNA इसके चिपकने के चांस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैंची चलिए यहाँ पर हिस्सा बन चुका होगा, खाली हिस्सा बना होगा। उस खाली हिस्से को भरने के लिए मेरा DNA यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, और मेरा DNA यहाँ जुड़ा, इसका मतलब ये रिकॉम्बिनेंट DNA हो गया है। और अगर ये रिकॉम्बिनेंट DNA बैक्टीरिया में एंटर करता है तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर ये DNA एंटर किया है, इसका मतलब कौन से जीन जो था यहाँ से हट चुका है। आप बोलोगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन यहाँ से हट चुका है और यहाँ पर फॉरेन DNA लगा है। अब ये यहाँ पर एंट्री कर चुका है, तो आपको देखने को मिलेगा कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला तो जीन है यहाँ पे। और इस बैक्टीरिया को जब आप सॉल्यूशन में डालकर चेक करोगे कि लाओ मैं टेट्रासाइक्लिन का सॉल्यूशन लूँ और एम्पिसिलिन का सॉल्यूशन लूँ, और दोनों में इस बैक्टीरिया को डाल के देखता हूँ कहाँ ये जीवित रह पाता है। तो मैंने देखा कि ये टेट्रासाइक्लिन में मारा गया लेकिन एम्पिसिलिन में जिंदा था। तो मुझे ये समझ आ गया कि जो टेट्रासाइक्लिन वाला हिस्सा था इस वेक्टर का, वो हिस्सा कट के मेरा वेक्टर लग चुका है, मतलब मेरा DNA वहाँ पर जुड़ चुका है। तभी तो टेट्रासाइक्लिन वाले में ये मर गया, क्योंकि अगर यहाँ पर होता टेट्रासाइक्लिन तो ये जिंदा रहता, लेकिन ये एम्पिसिलिन में जिंदा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्पिसिलिन का जीन अभी भी मौजूद है। ये हट क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे फॉरेन DNA एंटर हो गया। ऐसा ही दूसरा केस भी तो हो सकता है, आपने इस साइड का हटाया है, हो सकता है आप इस साइड का हटा दो। यहाँ पे आपने क्या लिया, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बदल दिया, आपने कैंची बदल दी, तो ये हिस्सा नहीं कटेगा। आपने कैंची ली PST1 वाली, तो ये वाला हिस्सा कट गया, और ये हिस्सा कटा तो आपका फॉरेन DNA इधर जुड़ गया, तो रिकॉम्बिनेंट DNA बना। लेकिन इस बार हुआ क्या, यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन मौजूद था, यहाँ पर ये जीन क्या हुआ, ये हट चुका है और टेट्रासाइक्लिन अभी मौजूद है। तो जब आप इस बैक्टीरिया को दोनों सॉल्यूशन में डालोगे तो ये टेट्रासाइक्लिन में तो जीवित नजर आएगा लेकिन एम्पिसिलिन में मारा जाएगा, क्योंकि इसका एम्पिसिलिन का जीन रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा, फॉरेन DNA के द्वारा, है ना। तो ये दोनों तो रिकॉम्बिनेंट है। तीसरा केस क्या होगा, आपने जो वेक्टर लिया उस पर आपकी कोई कैंची चली ही नहीं, आपने इको R1 भी डाला, PST1 भी डाला, लेकिन आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम ही नहीं किया, आपका दोनों जगह कैंची नहीं चली, तो होगा क्या, फॉरेन DNA की एंट्री ही नहीं हो पाएगी। और फॉरेन DNA एंटर नहीं किया तो दो के दोनों जीन यहाँ पर मौजूद हैं, और दोनों जीन अगर बैक्टीरिया में एंटर हो गए तो होगा क्या, ये चाहे टेट्रासाइक्लिन हो चाहे एम्पिसिलिन, दोनों में जिंदा मिलेगा। तो मुझे समझ आ जाएगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम नहीं किया है। क्लियर? चौथा केस मैंने क्या बताया था, अगर वेक्टर एंटर ही ना करे तो ये दोनों जगह मारा जाएगा, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में बैक्टीरिया मारा ही जाएगा। नेचुरली हम ये बात जानते हैं, नेचुरली देयर इज नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ई कोलाई में नेचुरली कोई भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जीन नहीं प्रेजेंट होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ रिकॉम्बिनेंट कौन से। रिकॉम्बिनेंट वो होते हैं जिसमें आपकी मर्जी का DNA एंटर किया हो, यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी किया है, तो इन दोनों को आप क्या बोला करते हो, रिकॉम्बिनेंट बोलते हो।
ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है? बदलाव आना, है ना। हो सकता है आपके मर्जी का बदलाव नहीं आया हो, लेकिन बदलाव तो आया है। तो आप इन तीनों को क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्मेंट बोलोगे। लेकिन इसमें तो ना बदलाव आया है, ना आपकी मर्जी का डीएनए गया है, तो ये क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यहीं पर एक शब्द आता है आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का क्या मतलब है? इसका सिंपल ये मतलब है, जब कहीं पर फॉरेन डीएनए इंसर्ट होगा तो उस जगह पर जो जीन रहा करता था पहले, वो क्या होगा? इनएक्टिव हो चुका है, मतलब कि वो हट चुका है। मतलब यहाँ पे समझने वाली बात है, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए किस में रिजल्ट में चेंज करेगा? रिजल्ट में आएगा कि इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब जैसे ही मैं फॉरेन डीएनए डालूंगा, अगर ये एंटर करता है तो एंटर करते ही रिप्लेस कर देगा किसी चीज़ को, मतलब इसका असर खत्म हो चुका है, तो आप बोलोगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। ये केस क्लियर है? इसे एक बार अच्छे से देख लो, समझ लो। देन हम चलते हैं दूसरी चीज़ पे, किस पे? लैक जेड जीन को समझते हैं कि इससे आप कैसे पता करोगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक बड़ी अच्छी कहानी देखेंगे। यहाँ पर साइंटिस्ट को बहुत सारे प्रोसेसेस करने पड़ जा रहे थे, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये लैक जेड जीन का मदद लेते हैं। ये क्या करता है? ये जीन तभी काम करता है जब इसको मीडियम में क्या मिला करता था? लैक्टोज। याद आ रहा है कुछ एग्जाम्पल? जब बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिलता था तो वो कोई एंजाइम वर्क नहीं कराता था, लैक ओपेरॉन का कोई फंक्शन नहीं कराता था। लेकिन जब उसको मीडियम में, आसपास के मीडियम में लैक्टोज मिलता था, तो ये क्या करता था कि लैक्टोज को तोड़ो और खाना खाओ। तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए इसके पास एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती थी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और उस एंजाइम को बनाने वाला इकलौता लैक जेड जीन हुआ करता था, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि लैक जेड जीन एक्टिव है, तो आप बोलोगे एक्टिव का मतलब है कि ये प्रोटीन बना रहा है, एंजाइम बना रहा है, और वो एंजाइम मदद करेगा लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलने के लिए। ठीक है, तो अगर मैंने ये काम किया, लैक्टोज जो मीडियम है, यहाँ पर हम क्या लेंगे? ये जो लैक्टोज जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर वर्क किया जाएगा, जिसको तोड़ा जाएगा, अगर इस सबस्ट्रेट को हम एज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट बनाएं, मतलब कि अगर उस पर कोई काम हो तो कलर दिखने लगे, ऐसा अगर हम कर दें, तो यही साइंटिस्ट ने किया कि लैक्टोज को क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करो कि अगर लैक्टोज को तोड़ा जाएगा तो कलर प्रोड्यूस होगा, और अगर नहीं तोड़ा गया तो कलर नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इससे हम जान क्या जाएंगे? लैक्टोज का टूटना मतलब लैक जीन का एक्टिव होना, और अगर लैक्टोज नहीं टूटा दैट मीन्स कि लैक जीन आपका काम नहीं कर रहा है। इसी बेस पे इन्होंने ये चीज़ समझने की कोशिश करी। ये मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। देखना, लैक जेड जीन की कहानी समझना, इसको एज अ सिलेक्टेबल मार्कर हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ पर सारे केसेस देखे थे, वही सारी कहानी है, बस जीन बदल चुका है। यहाँ पर जीन क्या है? लैक जेड जीन, जो क्या करता है, अगर ये एक्टिव है, अगर ये प्रोसेस होके एंजाइम बना रहा है, तो वो एंजाइम जो बना रहा है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, और ये एंजाइम का काम यही होता है कि ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है, जो बैक्टीरिया का खाना है ना। अब मैंने क्या किया, इस लैक्टोज को एज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट लिया। क्रोमो मतलब कलर प्रोड्यूसिंग, है ना। तो अगर मैंने इसको कलर प्रोड्यूस करने वाला बना दिया, चेंज किया है, तो जब भी ये लैक्टोज के ऊपर एंजाइम काम करेगा तो यहाँ पर ब्लू कलर प्रोड्यूस हुआ करेगा। तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पर जीन अपना काम कर रहा है, और मैंने जो अपना डीएनए भेजा था उसकी एंट्री अभी नहीं हुई है, अगर कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो, है ना। क्योंकि कलर प्रोड्यूस कब होता है? जब ये जीन एक्टिव है। ये जीन कब एक्टिव है? जब ये यहीं पर अभी भी लगा हुआ है। अगर ये हट चुका है तो यहाँ पर मेरा डीएनए आएगा, और यहाँ पर कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बनेगा और ना ही कोई कलर प्रोड्यूस होगा। वही कहानी इन दो केसेस में ली है। पहला केस, ओनली वेक्टर एंटर नो फॉरेन जीन, जब कोई भी फॉरेन जीन की एंट्री नहीं होगी, अगर मैंने जो सिलेक्ट किया था डीएनए, अगर उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पर लैक जेड जीन अपना नॉर्मल काम करता रहेगा, ब्लू कॉलोनीज बनाएगा, और मैं बोलूँगा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी का डीएनए यहाँ पर एंटर हुआ नहीं था। दूसरा केस, फॉरेन डीएनए अगर एंटर कर गया, अगर फॉरेन डीएनए की एंट्री हो गई, तो इस जगह से लैक जेड एंजाइम क्या हो गया? इंसर्शनल इनएक्टिव हो गया, मतलब वो हट गया, क्योंकि ड्यू टू इंसर्शनल ऑफ
फॉरेन डीएनए, तो ये क्या हुआ, लैग जेड गायब हो गया। तो फॉरेन डीएनए एंट्री हुई तो यहाँ पर कोई एंजाइम थोड़ी बनेगा, तो यहाँ पर लैग जेड क्या है, इनएक्टिव है। तो वाइट कॉलोनीज कह लो या कलरलेस कॉलोनीज कह लो, क्योंकि कोई कलर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, कोई लैग जेड जीन वाला काम नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे रिकॉम्बिनेंट वही वाले हैं जिसमें कोई कलर नहीं बन रहा है। तो कलर वालों को छांट के अलग कर लो, जो बचा वो आपका डिजायर्ड जीन वाला है। तो इस तरीके से सिलेक्ट करना काफ़ी आसान हो गया था। तो ये क्या था, आपका लैग जेड जीन वाली कहानी थी। ठीक है, इसके बाद साइंटिस्ट ने काफ़ी कड़ी मशक्क़त से एक वेक्टर, आर्टिफिशियल वेक्टर तैयार किया, जिसका डायग्राम भी एनसीईआरटी देती है, वो भी अभी एक बार डिस्कस कर देता हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी, ये चाहो तो नोट डाउन कर लो। चलिए देखो, सबसे पहला आर्टिफिशियल वेक्टर जो लोगों ने तैयार किया साइंटिस्ट ने, वो कौन सा था, PBR322। इसका नाम ये याद रखना है कि इन सब का मतलब क्या है। P मतलब क्या है, प्लास्मिड जो यूज़ किया था। B और R से क्या रिलेटेबल है, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम था, बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज। 322 क्या है, इनका एक्सपेरिमेंट नंबर था, कि मतलब कितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो पाया था, ये PBR322। यहाँ पर दो मेजर सेगमेंट में आपके रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। कौन से, एक है टेट्रासाइक्लिन वाला जीन, एक है एम्पिसिलिन का जीन। और इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को कट करने के लिए दो तरीके के आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। कौन सा, एक है बाम H1 वाला, दूसरा है साल H1 वाला। ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये कैंची ऐसी है जो इस सीक्वेंस को काट के अलग कर देगी। उसी तरह एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के जीन पर इस जगह पर कैंची चलाने वाले दो तरीके के आपके एंजाइम से PVU1 और PST1, ये नाम याद रखने होते हैं। और ये क्या है, PVU सेकेंड, यहाँ पर ये कट लगाने के लिए। ROP क्या है, ये वो जगह है, वो प्रोटीन बनाएगा जहाँ से रेप्लिकेशन हो सके आसानी से। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये रहा जहाँ से शुरुआत होगी। और ये वाले रीजन पे तीन आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, EcoR1, CLA1 और हाइंड थर्ड। तो ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। याद रखने वाली यही इनके पोजीशंस वाली है कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, क्वेश्चन पूछा जा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, देख लो। इसके आगे का एक चीज़ है जो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करना देख रहे थे कि कैसे हम सिलेक्ट करते थे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है कि नहीं। ये हमने ई कोलाई में देख लिया, बैक्टीरिया में। अब एज अ होस्ट अगर हमें दूसरा कोई लेना है, कि अगर प्लांट में या एनिमल में आप अगर एज अ होस्ट देखना चाह रहे हो कि उसमें आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे जाएगा, किस तरीके से, उसमें क्या चीज़ें, वो जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है उसको हम एक बार नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से कवर कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।